हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोग के लिए लेखपाल परीक्षा के हेतु ग्रामीण विकास में कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के रूप में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ है। आगे है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई, तो 1999 में। फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया, तो 1992 में है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में है, तो सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र में है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र में है, तो कृषि क्षेत्र में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका आच्छादित 2004-05 वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आच्छादित 2004-05 के वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किस फसल पर लागू किया गया है, तो वो खरीफ की फसल पर। ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल पर लागू किया गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे है लेखपाल डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप आ जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछा है राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस योजना में है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा, मोटे अनाज जिसे आच्छादित फसल दलहन गेहूँ चावल आदि हैं राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मोटे अनाज की बात की जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होती है। अगर पूछी जाए सब्जी वाली फसलों के लिए कैसी बाजार उपयुक्त है, तो अति अल्पकालीन बाजार, क्योंकि सब्जियां बहुत थोड़े दिनों के लिए होती हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक होना चाहिए, अलग हो गई, ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। अगर पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने कैसा विकास प्रदर्शित किया, तो ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित हरित क्रांति में कृषि में विदेश मुद्रा की सीधी निवेश को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में कृषि में जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रस्तावित नहीं किया गया है। वर्ष 2006 में पारित जो अधिनियम है, अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की जो सीमा है वो अधिकतम 25 लाख रुपए रखी गई है। तो MSME के अंतर्गत लिया गया है। 2006 में जो पारित अधिनियम है उसके अनुसार जो सूक्ष्म उपक्रम है उनके लिए जो निवेश की अधिकतम सीमा है वो 25 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। पूछा जाए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1965 में। वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न को क्रय करती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न को क्रय करती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। और विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन के लिए है। आठवीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। तो ध्यान दीजिएगा, 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, तो 15। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपसे यही पूछा जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पे है, तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर में है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो जब भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो उससे से कौन संबंधित है, तो प्रारंभ हुई तो उससे संबंधित जो लोग हैं वह इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन और C सुब्रमण्यम। यहाँ लिखा है उससे संबंधित हैं। उससे संबंधित लोग कौन कौन से हैं, तो MS स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी और कौन है, C सुब्रमण्यम। आगे देखिए, हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य कौन कौन से थे, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में लाभान्वित राज्य हैं।
आगे ध्यान दे लेते हैं, कृषि करने की प्रक्रिया में जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है उसे जैविक खेती कहते हैं। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है NAFED, मतलब जिसे नेफेड कहते हैं। तो नेफेड ये किससे संबंधित है, तो नेफेड जो होता है ये कृषि विपणन से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा NAFED, यहाँ पे नेफेड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नेफेड है, NAFED, नेफेड। नेफेड किससे संबंधित है, तो यहाँ पे नेफेड है, नेफेड किससे संबंधित है, तो नेफेड आपका है कृषि विपणन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग का जो उद्देश्य कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविकता आय स्तरों का सुनिश्चित एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से जो उपभोक्ता को आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना है। कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य क्या होता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य यह है कि जो कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण है, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक और आय स्तरों का सुनिश्चित एवं लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उचित दरों पर उपलब्ध करवा करके उसे उनके हितों की रक्षा करना है, यही है। आगे ध्यान दे लेते हैं, आगे क्वेश्चन है, आपसे कहा जाता है खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन की संस्तुति कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। आगे ध्यान देते हैं, भारत में कृषि को वित्त संस्था देने वाली कौन सी है, तो वित्तीय संस्था देने वाली नाबार्ड है। भारत में कृषि को वित्तीय संस्था देने वाली कौन सी वित्त संस्था देने वाली कौन है, संस्था है, तो नाबार्ड। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण सहकारी कृषि नहीं होती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण कौन सी कृषि नहीं है, तो वो सहकारी कृषि नहीं है। आगे ध्यान दे लेते हैं, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए किया था। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कृषि की स्थापना किसके लिए किया था, तो कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्व उसके राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति के योगदान में जाना जाता है। एक बार ध्यान दे लीजिएगा, कहा गया आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति के योगदान से ही जाना जाता है। आगे, भारत की फसलों में गन्ना फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सफल सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। भारत में जो गन्ना है ये इसका जो सकल घरेलू ये जो गन्ना है ये कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है। आगे, मूंग और उड़द ये दोनों जो फसलें हैं, मूंग और उड़द ये दोनों जो फसलें हैं ये जायद की फसल है, जायद की फसल है, और जो कि मुख्यतः कहाँ पे, सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो जो मूंग और गन्ना है ये जायद की फसल है और मुख्यतः ये कहाँ उगाई जाती है, तो सिंचित क्षेत्रों में। आगे ध्यान दे लेते हैं, भारत में कौन सी जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है तो वो कृषि है। ध्यान दीजिए, भारत में किसी को जीविकोपार्जन साधन समझा जाता है, जीविकोपार्जन साधन है कृषि। आगे ध्यान दीजिएगा, संतुलित उर्वरक के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य गुणवत्ता उन्नत बीज हेतु भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु प्रयोग किया जाता है। संतुलित उर्वरक ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उन्नत हेतु बीज और भूमि उत्पादकता बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। आगे, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना और विदर्भ ये दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है, तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसमें, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिणी भारत में सबसे उच्च, इन सब में दक्षिणी भारत में सबसे उच्च उत्पादकता का कौन सा क्षेत्र है, तो वो तमिलनाडु है। आगे, कृषि में ठेकेदारी कृषि को लागू करने हेतु अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पंजाब में ठेकेदारी कृषि होती है। ये जो मैक्रोनी ये गेहूं की प्रजाति है जो कि असिंचित परिस्थितियों में की जाती है। मैक्रोनी ये एक गेहूं की प्रजाति है जो असिंचित परिस्थितियों में की जाती है। आगे ध्यान दे लेते हैं, गेहूं, चावल, चीनी एवं दाल में से सामान्यतः भारत में निर्यात नहीं किया जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या गेहूं, चावल, चीनी, दाल ये सब भारत में निर्यात किया जाता है, तो ये सब
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, इन सब में सामान्यतः कौन सा निर्यात नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, निर्यात नहीं होता है। तो गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, इन सब में सामान्यतः दाल, हम अपने यहाँ से दाल को निर्यात नहीं करते हैं। गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, ये सब निर्यात, गेहूँ, चावल, चीनी ये निर्यात किया था, लेकिन दाल को हम निर्यात नहीं करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, ट्रीटी के लिए किसकी किसकी संकर से बनती है, तो ये गेहूँ और राई के बीज के संकर से बनती है ट्रीटी केल। ठीक है, आगे रस्ट क्या आती है, गेहूँ की फसल का रोग होता है। कल्याण सोना ये गेहूँ की एक किस्म है। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य है ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। खरीफ की फसल कौन सी है, तो सोयाबीन। अगर आपसे पूछा है सोयाबीन किसकी फसल है, तो सोयाबीन खरीफ की फसल है। आगे ध्यान दे लेते हैं, भारत में चावल की खेती 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कृपया अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एक बार डिस्कशन ग्रुप में आप आ जाइए, वहाँ मिलेगा। आगे चलते हैं, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पैदावार चावल का पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो खेती है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कपास रेशे के बीज से प्राप्त होती है। भारत में शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रमुख है। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम जो कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मूंगा रेशम जो कि विश्व में केवल असम में ही पाई जाती है। तो अगर ये पूछा जाए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मूंगा रेशम विश्व में कहाँ पे पाई जाती है, तो मूंगा रेशम जो है एक ऐसी प्रजाति है जो कि पूरे विश्व में केवल भारत में असम में पाई जाती है। ठीक है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। आगे ध्यान देते हैं, भारत राज्य में कहवा की खेती ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई होती है, तो कहवा की खेती कर्नाटक राज्य में होती है सबसे ज़्यादा। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान क्रमशः द्वितीय और प्रथम है। तो उत्पादन में तो द्वितीय है लेकिन उपभोग में प्रथम है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR, आपको ये लर्न कर लेना होगा, IIBR ये वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR ये कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR ये लखनऊ में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये IIHR ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लर्न कर लेनी है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्रीन गोल्ड क्या है, तो ग्रीन गोल्ड क्या है, एक चाय की प्रजाति है। एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान IIBR बनारस में है। भारतीय दलहन अनुसंधान IIPR ये कानपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान, तो बागवानी अनुसंधान IISR ये लखनऊ में है। बागवानी अनुसंधान IIHR ये बेंगलुरु में है। और ग्रीन गोल्ड क्या है, तो एक चाय की प्रजाति है। आगे ध्यान देते हैं, चेना, झूमिंग एवं मिल्पा ये एक जलवासी कृषि है, जबकि फेजेंडा एक जलवासी कृषि नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चेना, झूमिंग, मिल्पा एवं फेजेंडा इन सब में कौन सी जलवासी कृषि नहीं है, तो फेजेंडा जलवासी कृषि नहीं है। आम्रपाली आम जो होती है ये किसका किसका क्रॉस है, तो दशहरी और नीलम का। ध्यान दीजिएगा, आम्रपाली आम जो है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। पूछा जाता है कौन से फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, दलहनी फसल, इसे लेगुमिनेसी प्लांट भी कहते हैं। गुजरात जो है वो बाजरा उत्पादकों में एक प्रमुख राज्य है। डायरेक्ट ऑफ राइस रिसर्च DDR ये हैदराबाद में है। डायरेक्ट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR ये करनाल में है। डायरेक्ट ऑफ मेज रिसर्च तो ये बाजरा के लिए है, तो यहाँ ये नई दिल्ली में है। डायरेक्ट ऑफ पल्सेज ये कानपुर में है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ऑफ राइस रिसर्च DDR ये आपका अगर हैदराबाद में है। डायरेक्ट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में है। डायरेक्ट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में, जबकि डायरेक्ट ऑफ पल्सेस ये कानपुर में है। आगे ध्यान दे लेते हैं, आगे है ईरी और मूंगा रेशम, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ईरी और मूंगा रेशम ये दोनों असम में पाए जाते हैं। शहतूत रेशम कर्नाटक में है। टसर रेशम झारखंड में है। मालविया क्या है, तो ये एक मालविया चमत्कार ये अरहर की एक प्रजाति होती है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है, तो कुफरी चिप्सोना है, जिससे चिप्स बनाया जाता है। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है,
ललित जो है ये अमरूद की एक प्रजाति है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा है ललित किसकी प्रजाति है तो ये अमरूद की एक प्रजाति है। ठीक है, अमरूद की एक प्रजाति है। तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। आगे भी है अभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लौंग लौंग की खेती कहाँ पे होती है तो केरल में है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है तो भारतवर्ष में है। भारत में तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात और आंध्र प्रदेश है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीस कुरियन है। स्टाफ फार्मिंग, ये स्टाफ फार्मिंग क्या है तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि स्टॉक फार्मिंग क्या है तो ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, ये स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक, ये का है फा नहीं का। ठीक है, स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। और बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि हम कल लेके आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। इतना ही, थैंक यू।